और जेएनयू आने का कारण ये था कि बहुत सारी बातें जेएनयू के बारे में हम लोग सुनते थे। यहाँ पढ़ाने वाले स्कॉलर्स के बारे में रोमिला थापर, नामवर सिंह, योगेंद्र सिंह, ऐसे जो सब, चूंकि पढ़ने लिखने की रुचि थी इसलिए इन सब नामों के पूरे काम से ना वाकिफ हों, लेकिन कम से कम नाम से तो वाकिफ थे ही, तो एक आकर्षण था। और व्यक्तिगत ये था कि मैं ग्वालियर में रह नहीं सकता था। पारिवारिक स्थितियां ऐसी थीं कि या तो मैं ग्वालियर छोड़ूं या दुनिया छोड़ूं, तो ग्वालियर छोड़ना बेहतर था। और मैं ग्वालियर छोड़ के मैंने सोचा कहाँ चलें, तो जेएनयू एक विकल्प दोस्तों ने सुझाया। जेएनयू बहुत अनोखी जगह थी मेरे लिए। आप कल्पना कीजिए 22 साल के एक नौजवान की ग्वालियर जैसे नगर में जब उसे ये मालूम पड़े कि इसी हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी है जहां अगर आप अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं बोलते तो ये आपका प्लस पॉइंट माना जा सकता है, जहां आपको एडमिशन में 2-4 नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। अगर आपने लोरेटो और जेवियर्स और स्टीफेंस और फलाना ढिमका से पढ़ाई नहीं की तो आपको 2 नंबर अतिरिक्त मिल सकते हैं। इस पर हम लोग एक उत्साह के साथ हंस रहे हैं। पूरा देश इस समय इन्हीं कारणों के कारण हमें मूर्ख मानते हुए हंस रहा है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि ये मान लिया गया है कि टैक्स पेयर का पैसा यूनिवर्सिटी जैसी फालतू चीज पर खर्च करना बेकार है। हम एक ऐसे समय में जेएनयू को याद कर रहे हैं। इसलिए मैं और एक तरह से जो हम लोगों के लिए उस समय यूटोपिया था वो आज एक तरफ खुशी होती है कहते हुए, दूसरी तरफ जी में दर्द होता है कि नॉस्टैल्जिया बन चुका है। और माफ कीजिएगा प्रोफेसर थापर, मैं आपकी तरह ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं। मुझे हो सकता है कि हो जाए, अल्लाह मियां की मर्जी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद नहीं है उस अतीत के वापस लौटने की। और ये बात मैं केवल जेएनयू के प्रसंग में नहीं कह रहा हूं, ये मैं सारे हिंदुस्तान के बल्कि सारी दुनिया के प्रसंग में कह रहा हूं। क्योंकि जिन फीचर्स ऑफ न्यू टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी की बात अभी प्रोफेसर नायर ने की, दोस्तों याद रखने की बात यह है कि वो न्यू टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी और उसके वो फीचर्स, क्रिटिकलिटी, सेकुलरिटी, लव एंड ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, ये किसी एकेडमिक सभा में नहीं तय हुए थे, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तय हुए थे। जिसमें सेकुलरिज्म पर या सेकुलरिटी पर लोगों ने सवाल उठाया तो मिनिस्टर छागला थे उस समय एजुकेशन के, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक यूनिवर्सिटी की आइडिया का कितना जरूरी हिस्सा है सेकुलरिज्म। ये सन 1965 के दिसंबर में इंडियन पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था। आजकल के जो मेरे नौजवान साथी पार्लियामेंट की डिबेट देखते हैं जिसमें काफी ज्ञानपूर्ण चर्चा आजकल होती है कि कौन किस पर भारी है और कितना भारी है, कितना हल्का है, वो इन चीजों को सुनकर के चाहे हंस सकते हैं चाहे रो सकते हैं। एक जमाने में इस पार्लियामेंट में ऐसे भी डिस्कशन होते थे कि यूनिवर्सिटी के एसेंशियल फीचर्स क्या होने चाहिए। जिस तरह की नई यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं उसमें पहला फीचर है क्रिटिकलिटी, क्योंकि जिस समाज को अपने आप पर विश्वास होता है वो क्रिटिकल होने से नहीं डरता। क्रिटिकल होने से वही डरते हैं जो जानते हैं कि वो गलत हैं या बेवकूफ हैं। मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपनी पढ़ाई लिखाई पर विश्वास है। मैं एंशिएंट इंडिया पर प्रोफेसर थापर से कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री पर मैं किसी से भी बहस कर सकता हूं, मेरा अपना इलाज, और उसमें मैं ना किसी से डरता हूं ना किसी से चलता हूं। तो यूनिवर्सिटी जेएनयू एक नई यूनिवर्सिटी बने, उसमें ये सब फीचर्स हों, ये सोचा था राजनेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने, सिविल सर्वेंट्स ने, और उसको व्यवहारिक रूप दिया। जाहिर है कि वाइस चांसलर जीपी पार्थसारथी और उनके जो आरंभिक फैकल्टी मेंबर थे प्रोफेसर थापर और दूसरे प्रोफेसर, उन लोगों ने। आप फिर से एक 22 साल के नौजवान की कल्पना कीजिए जो एक यूनिवर्सिटी में जाता है, और ये नॉर्म अभी तक है खासकर प्रोफेशनल कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में कि फ्रेशर्स की रैगिंग की जाती थी। अभी 4-5 साल पहले या उससे कुछ पहले एक लड़के की मौत हो गई बेचारे की, उसके बाद से रैगिंग क्रिमिनल ऑफेंस बना है। उसके पहले रैगिंग नॉर्म था,
आप कल्पना कीजिए कि सन 77 में एक लड़का यहाँ दाखिला लेता है डरते कांपते, और एकाएक महसूस करता है कि यार अगर तुम फ्रेशर हो तो रैग वैग नहीं किए जाओगे, पैम्पर किए जाओ। कभी AISF वाले तुम्हें पटाने के चक्कर में होंगे, कभी समाजवादी वाले पटाने के चक्कर में। ऐसा होना एक प्रिविलेज, लोग मदद करने को तैयार रहते थे आगे बढ़ बढ़ के। आप कल्पना कीजिए कि किसी की सुरक्षा के बिना इस सब कैंपस में, जो उस समय इतना गुलजार नहीं था, झेलम हॉस्टल से लाइब्रेरी बिल्डिंग तक एक लड़की रात के 2 बजे अकेली आ सकती है, जा सकती है, और इसे हम कोई बड़ी अजूबा चीज नहीं मानते थे, इसे हम कोई विमर्श की वस्तु नहीं मानते थे कि ऐसा हो रहा है। दिस वॉज सिंपली टेकन फॉर ग्रांटेड बाय अस। मैं JNU के उस जमाने के लोगों के बारे में कहा जाता था झोला वाले, और वो एक फेमस, हमारे कार्टून बनाए जाते थे, हम लोगों की यूनिफॉर्म बनाई जाती थी, कुर्ता पैंट सिगरेट, आजकल पॉलिटिकल इनकरेक्ट है, और कंधे पे झोला। मेरे तो कपड़े और भी अजीब होते थे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत अजीब हालत में आया था JNU, तो मैं गुलाबी रंग की कमीज पहनता था, हरे रंग की पैंट पहनता था, क्योंकि और कोई कपड़े थे ही नहीं मेरे पास। वो स्ट्रगल के दिन थे। एक बार ग्वालियर गया हुआ था, पेरियार में रहता था, वो कमरे का ताला तोड़ के कोई घुस गया। सुमन जी ने हड़बड़ा के फोन किया, फोन करना भी उन दिनों बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा क्या रखा है उस कमरे में? कुछ किताबें होंगी, माथा पीटेगा अपना चला जाएगा। कुछ है ही नहीं, कुछ रखेगा उस कमरे में, ना गाड़ी है ना कुछ है, किताबें हैं, और किसी किताब से फाड़ के निकाली गई, लाल कागज पे चिपकाई गई मार्क्स बाबा की एक तस्वीर है। ये जो इन लोगों ने बनाया था, और उसके पहले पार्लियामेंट में मेरी कभी खिल्ली नहीं उड़ाई गई मेरे कपड़ों को लेकर जी, मेरी अंग्रेजी को लेकर कभी खिल्ली नहीं उड़ाई गई। मैं हैंग अराउंड का मतलब नहीं समझता था, हैंग अराउंड का एक ही मतलब मुझे आता था, लेकिन उसके लिए मेरी कभी खिल्ली नहीं उड़ाई गई इस कैंपस में। एक सज्जन एक बार मुझसे कह रहे थे, कुछ जैसे होती है चर्चा, मतलब लव एंड ट्रस्ट जो छठा फीचर था, उसको हम लोगों ने काफी गंभीरता से लिया था, खास करके पहले वाले को। तो कुछ बातचीत हो रही थी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा मेरी तो 6-7 गर्लफ्रेंड्स हैं। तो इतने क्रांतिकारी तो उस समय भी हम लोग नहीं थे। पूछने वाले सज्जन बेचारे गड़बड़ा गए, बोले कमाल कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे हिसाब से जो भी लड़कियां मेरी क्लासमेट थी सब मेरी गर्लफ्रेंड। तो उन सज्जन ने कहा कि भाई साहब, एवरी गर्ल विद हुम यू आर फ्रेंडली इज नॉट योर गर्लफ्रेंड, इट्स अ टेक्निकल टर्म, ओनली सुमन योर गर्लफ्रेंड। और किसी गलजले ने जाकर सुमन से कह दिया कि वो 5-6 गर्लफ्रेंड बता रहा था, तो बस तुम समझ लेना क्या होने वाला। इन चीजों के लिए कभी खिल्ली नहीं उड़ाई गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस मुल्क में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें अंग्रेजी में कमजोर होने वाले स्टूडेंट्स के नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं। मैं जानता हूं ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे 1-2 इंस्टीट्यूट से मेरा बहुत करीब का वास्ता है। JNU में ब्रिज कोर्स चलाया जाता था, सेंटर ऑफ इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज ब्रिज कोर्स था। ऐसे लोगों के नाम कभी बोर्ड पे नहीं लगते थे कि ये ब्रिज कोर्स अटेंड कर रहे हैं, अंग्रेजी नहीं आती है इनको या कम आती है। इंटरडिसिप्लिनरिटी के लिए हम कोई अलग से विज्ञापन नहीं करते थे। मैं अगर अपने सेंटर की बात करूं तो हम लोग MA हिंदी करते हुए फिलोसफी ऑफ लिटरेचर पढ़ते थे। पहले फिलोसफी समझते थे, फिर थोड़ा बहुत उस तरह कैसे उसको लिटरेचर में अप्लाई करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री पढ़ते थे, लिटरेरी हिस्ट्री लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं और वो दूसरे हिस्ट्री राइटिंग से कैसे अलग है, कैसे समानताएं हैं, ये सब हमें क्लास में बताया जाता था। और क्लास, मुझे नहीं पता कि आजकल जो असल क्लास होता था JNU का, उसकी क्या हालत है। असल क्लास तो हम लोगों का गोदावरी और गंगा पे होता था। और इसीलिए मैं चकित था, मैं अब आजकल का माहौल है, मैं क्या कह सकता हूँ, आयशा सामने बैठी हैं, मैं चकित था कि JNU के बारे में बात हो, अतीत की बात हो, और 4 लोग हों बोलने वाले और 2 घंटे का समय हो। इतने में तो मतलब जैसे कहते हैं कि मसूड़े गीले होते हैं 2 घंटे में, तो कहाँ 2 घंटे में ये सब बातें होती। लेकिन खैर दोस्तों, ये जो सारी सहजता थी, ये जो सारे फीचर्स थे, हमें बहुत सहज लगते थे। हमें लगता था हाँ एकदम कमाल है, क्या बात है। आज मैं इस बात को जानता हूं कि दुनिया में कुछ सहज नहीं होता, हर सहज को रचना पड़ता है।
पैट्रियार्की सहज नहीं होती, पैट्रियार्की रची जाती है। पैट्रियार्की का रेजिस्टेंस भी सहज नहीं होता, उसे भी रचा जाता है। और संघर्ष इस बात का होता है कि आपके संस्कार में पैट्रियार्की की जगह एक डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग ले, संघर्ष ये होता है। तो जेएनयू का जो एथॉस था, आप ध्यान दें इस बात पर, मैं फिर से दोहराता हूं कि वो केवल एकेडमिक्स ने नहीं रचा था। एकेडमिक्स को वो स्पेस दिया गया, बल्कि मैंडेट दिया गया इस देश के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के द्वारा, और तब वो एथॉस रचा गया और तब उस एथॉस को फलने फूलने का मौका मिला। जिस तरह वो एथॉस कॉन्शियसली रचा गया था, प्रयत्नपूर्वक रचा गया था, उसी तरह प्रयत्नपूर्वक उसे नष्ट किया गया है और नष्ट किया जा रहा है और किया जाएगा। और उसका कारण यह है कि जो इस समय केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो वर्ल्ड व्यू डोमिनेंट है, जिसमें एविडेंस का कोई मतलब नहीं है, जिसमें ट्रुथ का कोई मतलब नहीं है, फैक्ट का कोई मतलब नहीं है, दुनिया पोस्ट ट्रुथ और अल्टरनेटिव फैक्ट्स के जमाने में चलती है। होंगे साहब आपके फैक्ट, मेरे ये फैक्ट हैं, आप लिए रहिए, अपने फैक्ट्स को घूमते रहिए, और मेरे फैक्ट्स मेरी मर्जी के मुताबिक बदल जाते हैं। आप क्या कर लेंगे? डंडा मेरे पास है तो मैं मनवा लूंगा आपसे अपने फैक्ट्स। काहे का डिस्कशन, काहे का परसुएशन। तो इस तरह की दुनिया में हम इस समय रह रहे हैं, और ये दुनिया भी प्रयत्नपूर्वक रची गई। मैंने कुछ दिन पहले, शायद 6-7 महीने पहले, वायर में एक आर्टिकल आता, एन एविडेंस ऑफ स्टुपिडिटी, और उसमें ये मेरी केंद्रीय स्थापना थी, stupidity of a certain kind is never spontaneous, it's always part of a political project, and that political project cannot survive without creating stupidity as a virtue in the society. आज मूर्ख होना गर्व का विषय, समझदार की मौत है। आज मूर्खता पर आप गर्व करते हैं। आज ऐसे सवाल पूछकर लोग गर्व महसूस करते हैं कि साहब फलाना आदमी 28 साल का हो गया, अभी तक पढ़ाई क्यों कर रहा है, टैक्स पेयर मनी क्यों बर्बाद कर रहा है। मुझे बस हुआ, आपने क्या कहते हैं उसको, स्कूल पास किया, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स किया, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, और कमाई में लग गए, किस्सा खत्म। काहे को इंसान बनने की जरूरत है, काहे को सिटीजन बनने की जरूरत है। आपको रोबो बनना चाहिए, आपको कंप्यूटर बनना चाहिए, आपको मनी मेकिंग मशीन बनना चाहिए, और ये सब पिछले 8 साल में नहीं हो गया है। इसकी बैकग्राउंड तब तक जाती है जब आप ये सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन में सरकारी फंडिंग कम से कम होनी चाहिए। मैंने जेएनयू एज ए स्टूडेंट सन 77 में ज्वाइन की थी, और सन 90 में एज ए टीचर ज्वाइन किया था मैंने, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, और सन 2007 में मैं चला गया था यहां से। सेल्फ फंडिंग, सेल्फ फाइनेंस इसी बीच में आया था कि साहब हर डिपार्टमेंट को सेल्फ फाइनेंस करना चाहिए। तो यानी लोग हिस्ट्री ना पढ़ाएं, बल्कि ताजमहल पे जाकर टूरिस्ट गाइड बन जाए, ताकि डिपार्टमेंट को सेल्फ फाइनेंसिंग मिल सके। हिंदी और उर्दू वाले जो हैं वो टेलीविजन सीरियल्स लिखने पे ध्यान दें, सीरियस रिसर्च पे ध्यान ना दें। ये सब बेवकूफियां आज नहीं शुरू हुई हैं, पिछले 8 साल में नहीं शुरू हुई। कई मायनों में वर्तमान सरकार उस समझ को केवल एक्सटेंड कर रही है, ज्यादा फोर्सफुली, ज्यादा ब्रूटली लागू कर रही है, जो समझ पिछले 20 साल में बनाई है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए मैंने निवेदन किया कि वैसे तो ठीक है, उम्मीद हो या ना हो, काम तो आदमी को करना ही चाहिए, बिना उम्मीद के भी करना चाहिए। लेकिन अगर जेएनयू और जेएनयू जैसी संस्थाओं के बचने की कोई उम्मीद हो सकती है तो वो केवल एक ही हो सकती है, और वो ये कि उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की टोटलिटी को, उसकी नवैयत को हम समझें, और उससे जेएनयू के भीतर और बाहर संघर्ष करें, जो ये मानता है कि क्रिटिकलिटी मूर्खता है, गलत है, स्टुपिडिटी इज दी वर्च्यू। मैंने 2016 में एक उपन्यास लिखा था, नाकोहस। नाकोहस किसी जुबान में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरा गढ़ा हुआ सब। ये एक्रोनिम है, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट्स। आप देखिए, मैं तो यहाँ जेएनयू है, यहाँ इतना खतरा नहीं है, लेकिन कहीं भी आप बोलिए, आपको कुछ पता लगता है कि कब किसका सेंटीमेंट हर्ट हो जाएगा। इस कदर कोमल है भावनाएं कि पता नहीं किस बात पर फिसल जाए पाऊं। वो लिखा मैंने नावल नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट्स। वो नावल छपा 2015 के दिसंबर या 2016 की जनवरी में, और फरवरी में लोग मुझसे कह रहे थे 2016 में
कि सर आप तो प्रॉफिटिक लिख गए, आपको कुछ भास हो गया था कि जेएनयू में क्या होने वाला, क्योंकि फरवरी 2016 में जो कुछ जेएनयू में हुआ उसकी कुछ झलक नापोस में मिलती, फरवरी 2016 में जो कुछ हुआ। तो ये जो पॉलिटिक्स है सेंटीमेंट्स की, और उसमें विदाउट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट टू द ग्रेट डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं नाको हंस के करेक्टर का एक वाक्य कोट करना चाहता हूं। वो उसमें कहता है कि सुनो, इंटेलेक्चुअल ही बहुत हो गई, टेक्नेक्चुअल सबका बाप है, इंटेलेक्चुअल होना पाप है। तो असली समस्या ये है। जेएनयू पर अटैक इसलिए नहीं है कि उन्हें ये बिल्डिंग पसंद नहीं है या उन्हें यहां बैठे हुए चेहरे पसंद नहीं है। दे डिसलाइक the very idea of a university which stands for criticality, which stands for secularity, which stands for reason, dissent and debate. As simple. और इसलिए बचाना चाहिए जेएनयू को। अब हमारा तो यह है कि वैसे हम अपने आप को समझाने के लिए कहते रहते हैं कि बुढ़े नहीं हुए, लेकिन हकीकत तो जो है सो है। सो आगे आपको देखना है। हम सड़सठ के हो गए, बहुत बेशर्मी से जिएंगे तो 10-12 साल और जिएंगे, बाकी आप जानिए। इफ यू वांट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर स्टुपिडिटी इज अ वर्च्यू, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज फाइट फॉर क्रिटिकलिटी, नॉट जस्ट इन दिस यूनिवर्सिटी बट इन सोसाइटी, इन द वर्ल्ड एट लार्ज। शुक्रिया। I realize that this should have been